साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय संविधान में भारत के राजनीतिक दल के बारे में परिचर्चा करेंगे। भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनसे बहुधा प्रश्न इस स्तर पर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है या नहीं। साथ ही राष्ट्रीय दल बनने के लिए या राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, या इन दलों को यानी कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय जो दल हैं इनकी मान्यता कौन प्रदान करता है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिर राजनीतिक दल होते क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो वैश्विक विचारधाराओं से अलग के हैं या उसी के समाहित या उसी के एक रूप में। तो राजनीति में ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो सबसे बड़े संगठन होते हैं या कारक होते हैं। संविधान, तंत्र, ये सब जो चीज़ें हैं वो कागजी चीज़ें हैं या चलने वाली चीज़ें हैं। यानी कि संविधान कागज़ पर लिखा हुआ है। संवैधानिक जो तंत्र हैं, जो साथ ही ब्यूरोक्रेसी है, एक अलग सी चीज़ होती है। लेकिन इनको जनमत के अनुसार चलाने का कार्य जो होता है ये राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। मान के चलिए कि भारत में वर्तमान में भाजपा की सरकार है। एक समय में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कालांतर में किसी और की सरकार होगी। तो ये जो सरकारें हैं वो जनमत के अनुसार चुनी जाती हैं और वो अपने जनमत के अनुसार सत्ता को संचालित करती हैं। चलाते कौन है? चलाते हैं वो अधिकारी लोग, वो कर्मचारी लोग जिनको इस राजनीति से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होती। वो अपने एक निर्धारित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और संवैधानिक स्थितियों के अनुसार अपने कार्य को संपादित करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक निश्चित समय के लिए सत्ता को वैध तरीकों से प्राप्त करते हैं। हालांकि कहीं कहीं अवैध तरीकों से भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो मानक बात है मैं वो आपको बोल रहा हूँ कि वो वैध तरीके से प्राप्त करते हैं और उसी वैध तरीके से सत्ता का संचालन करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, उत्पन्न हो सकता है कि भाई जब एक ही तरीके से सत्ता चलेगी तो फिर ये भिन्न भिन्न राजनीतिक दल क्यों होते हैं, ये अलग क्यों किए जाते हैं। तो इसके पीछे कारण है, या इसके पीछे क्या कह सकते हैं, कारण ही नहीं, इसके पीछे एक तथ्य और तर्क भी है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो 3 प्रकार के सत्ता संचालन करने वाले संगठन पाए जाएंगे या सत्ता संचालन करने की क्या कह सकते हैं विधियां पाई जाएंगी। पहला, बहुत ऐसे देश है जिनमें रशिया सबसे ऊपर माना जा सकता है, जहां एक दलीय व्यवस्था है, अर्थात वहां एक ही पार्टी की सरकार है, उसी में पक्ष विपक्ष सब रहेंगे और वो कार्य को आगे बढ़ाते करते हैं। दूसरा होता है द्विदलीय व्यवस्था, अर्थात वहां 2 ही दल होंगे जिसमें एक सत्ता में रहेगी, एक विपक्ष में रहेगी। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप इंग्लैंड को देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अमेरिका को देख सकते हैं। फिर तीसरा होता है बहुदलीय व्यवस्था, यहाँ बहुत सारे दल मिलेंगे और वो जो बहुदलीय व्यवस्था होती है उसका सर्वोत्तम उदाहरण आप अपने देश भारत में देख सकते हैं, फ्रांस में देख सकते हैं। तो इन सब देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। अब देखिए, ये जो दलीय व्यवस्था होती है और बहुदलीय व्यवस्था होती है, एकल दलीय व्यवस्था होती है, ये किसी भी राष्ट्र के पुराने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सोच को दर्शाते हैं। साथ ही ये आधुनिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। माना यह जाता है, हालांकि मैं उस पर मुहर नहीं लगा रहा हूँ, माना यह जाता है कि जो राज्य या जो स्टेट्स या जो देश में एक दलीय व्यवस्था होती है वो अपने उस पुरानी या उस प्रथा की सोच में विश्वास रखते हैं कि पावर जो है एक जगह होनी चाहिए, या इसको आप आधुनिक रूप में देखें तो तानाशाही की प्रवृत्ति वाली सत्ता को समझ सकते हैं। हालांकि मैं इस पर मुहर नहीं लगा रहा हूं, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा लोकतांत्रिक हो। दूसरा, द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि वहाँ लोकतांत्रिक विधि, वर्तमान लोकतांत्रिक विधि कार्य कर रही है और समस्त विचारों को सिर्फ 2 ही दलों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि ये जो द्विदलीय व्यवस्था है वो ऐसे देशों में ज़्यादा पनपी हुई है जो बहुत ज़्यादा विकसित है और वहाँ की जनता प्रौढ़ है। साथ ही उनकी जो आबादी है वो भारत की तरह बहुत विशाल नहीं है। हालांकि चीन में तो बहुत विशाल है, परंतु एक एकल व्यवस्थाएं हैं।
भारत जैसे देश में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था रहने के पीछे ये कारण भी है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भिन्नताएं हैं वो अन्य देशों से बहुत ज़्यादा है। अब इसको ऐसे भी समझिए कि केरल में रहने वाले लोगों की जो विचारधारा होगी या जो समस्याएं होंगी या उनकी जो ज़रूरतें होंगी, और कश्मीर में रहने वाले लोगों की समस्या और ज़रूरत से बिल्कुल अलग होगी। केरल में बाढ़, पानी, समुद्र इत्यादि से संबंधित समस्याएं होंगी, लेकिन कश्मीर में पहाड़, बर्फबारी इत्यादि से संबंधित समस्याएं होंगी। ठीक यही समस्याएं उनके सामाजिक भी होगी, यही समस्याएं उनके अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल होगी। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको निष्पादित करने के लिए अलग तरह के एक विचारधारा के लोग आते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ भी राजनीतिक दल होते हैं वो उस खास क्षेत्र के लोगों के सोच को क्या कह सकते हैं, प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। याद रखिएगा कि जहाँ भी, मान के चलिए कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, रशिया में, रशिया तो हटा दीजिए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उस पार्टी जो सत्ता में आई है उसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का वर्तमान राजनीतिक मानसिक स्थिति क्या होगी। मानिए ऐसे कि कोई ऐसा दल है जो दक्षिणपंथी है, दक्षिणपंथी पार्टी है। दक्षिणपंथी पार्टी मतलब जो पुरातन व्यवस्था में विश्वास रखती हो लेकिन सत्ता को आधुनिक तरीके से चला रही है। तो कोई पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है, आई है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जो जनता है वो अपने पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और साथ ही वह चाहती है कि आधुनिक रूप से भी सिस्टम चलता रहे, यानी कि वो अपने प्राचीन वैभव को याद कर रही हैं या प्राचीन वैभव की जो स्मृति है उसको बनाए रखना चाहती है। यदि कहीं देश में सुधारवादी दल आ गया है तो सुधारवादी दल आ गया है तो इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं वो पुरातन व्यवस्था से उब चुके हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, पुरातन व्यवस्था को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम को, मतलब आधुनिक जो लोकतंत्र है उसको एक अच्छी तरह से चलाइए। यदि कहीं क्या कह सकते हैं, एकदम से वामपंथ विचारधारा के जो लोग आ गए हैं तो इसका मतलब है कि जो जनता है वो चाहती है कि भाई पुराना सिस्टम हटाइए, कोई ऐसा नया सिस्टम लाइए जिससे देश चल सके और देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके या पूरा हो। तो किसी भी देश के राजनीतिक जो दल होते हैं उनके सत्ता में आने से आप वहाँ के जनमत के बारे में, बहुमत के बारे में, बहुमत तो नहीं, जनमत के बारे में आप एक मोटा मोटे अनुमान लगा सकते हैं। याद रखिए, मानवीय के विषय में अनुमान मोटा मोटे ही लगता है, कोई इच्छक नहीं लगता है, कोई एकदम स्पष्ट नहीं लगेगी, लेकिन मोटा मोटे अनुमान माना जाता है। जैसे अभी के समय में वर्तमान में देखेंगे तो पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी जो पार्टियां मानी जाती हैं, कोई भी पार्टी घोषणा नहीं करता है कि हम दक्षिणपंथी है, कोई जो पार्टियां दक्षिणपंथी मानी जाती हैं वही वर्तमान में सत्ता में सब जगह लगभग आ रही हैं। और उनके जो पीछे बैकअप है, मतलब उनके पीछे जो संगठन खड़े हैं वो पूंजीवादी दल खड़े हैं, अर्थात पूरी दुनिया में जो है अभी वर्तमान समय में पूंजीवादी दल विचारधारा का बोलबाला हो रहा है। ऐसा आप बहुधा समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे और साथ ही आप राजनीतिक पार्टियों के जो विचारधारा, राजनीतिक पार्टियों के जो स्थिति है उसको आप पढ़ करके अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल है या लोगों के वह संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्र को आगे बढ़ाने हेतु राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो होता है वो समान सोच के, अर्थात एक ही तरह के सोच के लोगों का समूह होता है। हालांकि बहुत बार एक विवादास्पद शब्द भी हो सकता है या शब्द है कि एक ही तरह के सोच के लोग कैसे हो सकते हैं, तो बहुत छोटा स्तर तक नहीं जाइए लेकिन ऊपरी स्तर तक आइए तो लगभग एक ही सोच के लोगों का जो समूह होता है और वो वैध तरीकों से, हालांकि कहीं कहीं अवैध तरीकों से भी, लेकिन वैध तरीकों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की प्रयास करते हैं या करते हैं और उसी प्राप्त शक्ति के द्वारा सत्ता का संचालन करते हैं। याद रखिए, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सत्ता का संचालन बहुत तरीके से करती हैं। यदि वो पावर में आ गई, अर्थात सरकार में आ गई, तो सरकार चलाएंगी, सरकार में नहीं है तो विपक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्धारण करेंगी, या वो इन दोनों से नीचे है, अर्थात सरकार में भी नहीं है, विपक्ष में नहीं है, तो अपनी उपस्थिति को विभिन्न राजनीतिक तरीकों से जनता में दर्ज कराते हैं और जनता में
संदेश देते हैं कि भाई हमें भी आप वोट दीजिए, हम भी ये काम करेंगे। खैर ये अलग की बात है। तो सबसे पहले देखिए कि राजनीतिक दल होते क्या है। तो यह जो है लोगों को संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा संवैधानिक प्रावधान, याद रखिए लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही वो सत्ता को प्राप्त करते हैं और फिर उसका संचालन करते हैं। किसी भी जो राजनीतिक दल होते हैं, अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नेता होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं और फिर उसके समर्थक होते हैं, जिसे बहुधा अनुयायी भी कहा जाता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में 3 चीज़ें जरूर होंगे। पहला, नेता होंगे। अब नेताओं को तो आप देखते होंगे, बहुत सारे नेता होते हैं जो करिश्माई होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं जो किसी तरह से कार्य कर रहे होते हैं, बहुत सारे नेता छुटभैया टाइप के जिन्हें नेता बोला जाता है, नेता बनने का प्रयास करते हैं। खैर, तो किसी भी दल में मुख्यतः 3 प्रकार के हिस्से होते हैं, या हिस्सा मान के चलिए कि लोग होते हैं। पहला, नेता होता है। नेता क्या करता है? नेता अपने बातों को जनता, अपने पार्टी के बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। और कार्यकर्ता क्या करते हैं? कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने संगठन और सरकार दोनों की बातें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं उसके कार्यकर्ता ही होते हैं। और तीसरा होते हैं समर्थक। ये समर्थक जो होते हैं आपको हर जगह मिलेंगे और अपने जिस पार्टी के भी समर्थक हैं, और समर्थक बदलते रहते हैं। तो जिस पार्टी के भी समर्थक होते हैं ये अपने बातों को, अपने क्या कहते हैं, सरकार के कार्यों पर चर्चा परिचर्चा करते हैं और उससे के अच्छे और बुरे चीज़ों को देखते समझते रहते हैं। और उसी के आधार पर फिर जब चुनाव होते हैं तो अपने मत का प्रयोग करते हैं, या क्या कहते हैं, मत का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, भाई हम नहीं देंगे। तो देखिए वर्तमान में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पूरी दुनिया में वर्तमान में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रक्रियावादी दल। ये प्रक्रियावादी दल जो होते हैं वो अपने क्या कह सकते हैं, पुराने, अति पुराने प्राचीन सिस्टम में चिपके रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो है उसी को बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे ही रहें। दूसरा होता है रूढ़िवादी दल। रूढ़िवादी दल का मतलब हो गया कि ये इनसे कुछ आगे के रहेंगे। आगे के रहेंगे मतलब ये पुराने सिस्टम पर ही रहेंगे, पुरानी बातों को ही ध्यान रखेंगे, प्राचीन गौरव का ही बात करेंगे, लेकिन आधुनिक जो राजनीतिक सिस्टम है उसी के अनुसार देश को चलाते रहे। ठीक है, इनको कंजर्वेटिव पार्टी भी बोला जाता है। तीसरा होता है उदारवादी दल। उदारवादी दल का मतलब होता है ये बीच के पार्टी होते हैं, ये लिबरल होते हैं। ये मानते हैं कि भाई सुनो, ऐसा है कि नया पुराना छोड़ो, धीरे धीरे सुधार करते चलो। जो पुराने सिस्टम है उसको धीरे धीरे सुधार करते चलो और लोगों को जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते जाइए। और जो बदलाव है जरूर होगी, ये मानते हैं, मतलब लिबरल्स लोग ये मानते हैं कि बदलाव निश्चित है, होगी ही, लेकिन वो बदलाव तुरंत नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए ताकि समाज में कुव्यवस्था न फैल जाए। तीसरा होता है सुधारवादी दल, यानी कि रिफॉर्मिस्ट। ठीक है ना, रिफॉर्म करने वाले ये जो होते हैं ये चाहते हैं कि नहीं सब चेंज कर दो, सब खत्म करो, हटाओ, एकदम नया सिस्टम से नई चीज़ों को लागू करो। ठीक है, तो ये जो सुधारवादी होते हैं ये इनको कहा जाता है वाम पार्टी। ऐसे मान के चलिए कि राजनीतिक दल तो 4 ही होते हैं, लेकिन जो संसदीय सिस्टम होता है उसमें इनको 3 तरह का चीज माना गया। कितने तरह का? 3 तरह का चीज। इनको दक्षिण पंथी माना जाता है। क्या माना जाता है? दक्षिण पंथी। ये दोनों जो है दक्षिण पंथी। इसको मध्य दल माना जाता है, मध्य पार्टी माना जाता है या बीच का पार्टी माना जाता है। और इनको माना जाता है वाम पार्टी। ठीक है, वाम पार्टी या वामपंथी माना जाता है। और ये जो लेफ्टिस्ट माना जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये फ्रांस की जो राजनीतिक सिस्टम था वहाँ से आई है। तो जो दल पुरातन व्यवस्था में ही यकीन रखते हैं या जो दल पुरातन सोच विचारधारा के अनुसार ही कार्य व्यवहार करते हैं लेकिन संसदीय प्रक्रिया में लागू होते हैं, वो दोनों मिलाकर के दक्षिणपंथी पार्टियां कहलाती हैं। जो दल उनसे थोड़ा आगे होते हैं, यानी कि वो चाहते तो हैं कि रिफॉर्म हो लेकिन उस तरह से न हो कि समाज में कुव्यवस्था फैल जाए, यानी कि उदारवादी दल, उनको मध्य दल, बीच का दल कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा तुरंत बदलाव चाहते हैं उन्हें वामपंथी या क्या कह सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है और उन्हें वाम दल कहा जाता है। तो भारत में आप देखेंगे कि ये तीनों प्रकृति के दल पाए जाते हैं।
इसके अलावा भारत के राजनीतिक दल सिस्टम, राजनीतिक पार्टियों का जो सिस्टम है या क्लेवर है, उसमें सब तरह की पार्टियां मिलेंगी आपको। उदारवादी भी मिलेंगी, जिसका सबसे बड़ा घोषणा शायद कांग्रेस पार्टी कर सकती है या उसको आप मान सकते हैं। फिर बहुत सारी आपको सांप्रदायिक पार्टियां भी मिलेंगी। बहुत सारी पार्टियां जो होंगी वो आपको क्या कह सकते हैं, प्रक्रियावादी भी मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी सुधारवादी, जो हमारे यहाँ वामपंथी पार्टियाँ हो, सुधारवादी पार्टियाँ हैं। इसके बाद कुछ रूढ़िवादी दल भी हैं जो पुरातन व्यवस्था तो चाहते हैं लेकिन बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये कोई घोषित नहीं है कि वही करेंगी या ऐसे ही वो रहेंगी ही, उन्हें माना जाता है। जैसे वर्तमान में जो भाजपा सत्ता में है उसे दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है। हालांकि वो उतनी दक्षिणपंथी नहीं है जितना लेबल लगा दिया जाता है या माना जाता है। इसके अलावा जो उदारवादी है, कांग्रेस को माना जाता है कि भाई कांग्रेस एक उदारवादी पार्टी है जो सभी के साथ सभी को मिलजुल के कार्य को चलाना चाहती है, लेकिन वो उतना भी उदारवादी नहीं है जितना लोग मानने जाते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने जाएंगे इन पार्टियों के बारे में तो देखेंगे कि ये पार्टियां जो है सभी के साथ लगभग क्या कह सकते हैं, सत्ता में भागीदार बनती। लेकिन भारत के बारे में, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं पर उनके बारे में एक वर्तमान सी सोच है या एक समझ है। मैं किसी पार्टी को समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो चार हैं और चार को ही 3 भागों में बांट दिया गया है। एक दक्षिणपंथी है, एक मध्य मार्गी है और एक वामपंथी है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल में 3, जो मैंने पहले भी बोला कि 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। पहला नेता होते हैं, उसके अलावा फिर कार्यकर्ता होते हैं और फिर अनुयायी होते हैं। तो ये जो दल होते हैं ये क्या है, किस प्रकार के होते हैं हमने समझा। अब देखते हैं कि ये करते क्या है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो वैध तरीकों से सत्ता को प्राप्त करते हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद वो सत्ता को चलाते हैं। देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो समस्याएं होते हैं उसको निराकरण, मतलब न्यायोचित या उचित ढंग से निराकरण करने का प्रयास करते हैं। साथ ही वो पूरे क्या कह सकते हैं, पूरे देश के सिस्टम को, पूरे देश के कानून को अपने जनमत या जिससे उन्होंने जनमत लिया उस अनुसार से उस पूरे कानून को बनाने का प्रयास करते हैं। याद रखिए कि वो कानून जो बनते हैं ये राजनीतिक पार्टियां ही बनाती हैं या बनवाती हैं, और साथ ही उसमें जनमत का भी पुट होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए कि वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है उसने वादा किया लोगों से कि हम धारा 370 हटा देंगे। जब भी हम बहुमत में आएंगे तो हम धारा 370 हटाएंगे। तो उस जैसे ही उसे बहुमत प्राप्त हुई और उसने उन स्थिति को प्राप्त किया कि जहां से वो धारा 370 हटा सकते थे तो उसने हटा दिया और अपने समर्थकों को उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमने तुमसे जो वादा किया था हमने किया। ठीक यही चीज़ भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां करती हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं। कांग्रेस एक समय बोला कि भाई हम ये काम करेंगे, उसने वो कार्य को किया। हम ये काम करेंगे, हमने ये काम किया। कहने का मतलब है कि हर एक राजनीतिक पार्टी कुछ वायदे करके अब सत्ता में आती हैं और उस वायदे को वो वैध तरीके से, अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से पूरा करती हैं। और पूरा करने के बाद फिर वो जनमत के पास जाती है, जनता के पास जाती है और बोलते हैं कि देखिए हमने ये काम किया है। और इस तरह से वो अपने काम को क्या कह सकते हैं, अपने काम के द्वारा जनमत और बहुमत दोनों प्राप्त करते हैं। अब देखिए भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत तरह की हैं, और लेकिन इन सारी पार्टियों में या पूरी दुनिया में जो बहुत पार्टियां हैं उनमें एक दौर में बहुत विचारधाराओं का बहुत डिफरेंस हुआ करता था, अंतर हुआ करता था। ठीक है, जैसे वामपंथी, दक्षिणपंथी के विचारधाराओं में बहुत अंतर हुआ करता था। साथ ही सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक पार्टियों के बीच में बहुत अंतर हुआ, विचारधारा में बहुत अंतर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में पूरी दुनिया में ये जो विचारधाराओं का बहुत बड़ा अंतर है बहुत घिस चुका है, खत्म हो चुका है, मिट चुका है। अब ये सिर्फ पार्टियां जो है सिर्फ नाम की, कोई सांप्रदायिक है, कोई गैर सांप्रदायिक है, ये पूरी दुनिया में यही चीज़ है। सबको क्या है कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और इस हिस्सेदारी के लिए वो अपने जो पार्टी की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं पीछे रख के कार्य को कर रही है। और ये चीज़ पूरी दुनिया में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में आ रही है। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी जो विचारधाराएं हैं धीरे धीरे क्या हो रही है, घिस रही है। अब देखते हैं इनके आगे के विधियों को। अब देखते हैं भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं या पूरे विश्व में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो क्या कार्य करती हैं। हालांकि इसको संक्षेप में ही देखेंगे, बाकी आप जानते हैं राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं
और एक समझ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ क्या क्या करती हैं। तो राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, देखते ही हैं चुनाव के समय क्या क्या वादे किए जाते हैं। उसके अलावा नीतियाँ बनाती हैं, कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, जनमत बनाते हैं। याद रखिए कि राजनीतिक पार्टियों का ही ये सारा कार्य होता है, जनमत बनाना, जनमत बिगाड़ना। देखते हैं जब विपक्ष में होते हैं तो क्या क्या आरोप सरकार के ऊपर लगाते रहते हैं कि निकम्मी सरकार है, फलाना सरकार है, चिल्ला सरकार है, ढेमका सरकार है। लेकिन जब वही सत्ता में जाते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं देश में सब ठीक है, ये लोग झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का काम है, ये पेशा है उनका। इसमें आपको भावना लेने की जरूरत नहीं है, उनका पेशा है लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि देखिए ये जो पार्टियां कर रही हैं ये गलत हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, आप हमारी ओर आइए। और आएंगे किस सोच से, तो वो अपने अपने विचारधाराओं को लोगों को बताती हैं और उसी विचारधारा से लोग उससे जुड़ते जाते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है। अब देखिए भारत में राजनीतिक दलों के कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, या उनकी कुछ विशेषताएं हैं और उनकी कुछ विशेषताएं नहीं हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनके गुण धर्म क्या है। तो मैंने इसको दोनों को एक ही साथ समाहित रखा है। आप जैसे ही एक बोलूँगा तो उसका विपरीत आप दूसरे को समझेंगे। जैसे भारत में पहला क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था। कहने का तात्पर्य इतने ज़्यादा दल हैं कि बहुतों बार आप देखे होंगे कि 90 के बाद से बहुतों बार अपने देश में या जिस राज्य में हो वहाँ भी बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु लोकसभा बन जाती है या मिलीजुली सरकार बनती है। तो माना जाता है कि मिलीजुली सरकार जो होती है वो लोकतांत्रिक तो थोड़ा रहती है, लेकिन कार्य संचालन में, सत्ता संचालन में या नीतियों को क्रियान्वयन में, नीतियों को बनाने में थोड़ा सा पीछे रह जाती है। याद रखिए बहुदलीय व्यवस्था का एक दुष्परिणाम है। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था की एक विशेषता भी होती है, वे होती है कि वहाँ पे हर हित मतलब हर एक जनमत के हित का वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दूसरा है अस्पष्ट विचारधारा। स्पष्ट विचारधारा का मतलब हो गया कि कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। लक्ष्मीकांत की किताब और एनसीईआरटी के बुक में भी आप पढ़ेंगे तो भारत के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें ये इसका भाव बहुत ज़्यादा मिलेगा। वर्तमान में यदि क्या कहते हैं सीपीआई और सीपीएम और साथ ही भाजपा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट नहीं माना जा सकता। ये किताबों में आपको मिल जाएगी। अब क्यों नहीं माना जा सकता इसको आप खुद भी समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा कि भारत के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो जैसे भी उद्घोषित करें वो देश के किसी एक कोने में ऐसी पार्टियों से मिलकर सरकार बनाएंगे जो रूढ़िवादी है, जो एकदम से सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन वही दूसरी ओर वैसे पार्टियों के साथ मिलकर भी सरकार बना लेंगे जो वामपंथी विचारधारा के एकदम से प्रक्रियावादी दल है या एकदम से सुधारवादी दल है, दोनों के साथ वो बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पार्टी है वो स्पष्ट विचारधारा को लेकर के नहीं चल रही है। ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक भारत की जो राजनीतिक सिस्टम है इसमें एक भाव देखा गया, अभाव नहीं भाव देखा गया। तीसरा क्या है कि व्यक्ति या व्यक्तित्व का महिमा मंडन। भारतीय राजनीतिक पार्टियां जितनी भी पार्टियां हैं, एक दो पार्टियों को यदि हटा दिया जाए, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि अधिकतर पार्टियों में व्यक्ति का महिमा मंडन है, व्यक्तित्व का महिमा मंडन है। पार्टियों में देखिए पार्टियां क्या कर रही है कि हम लोकतंत्र का क्या कह सकते हैं पुरोधा है, हम लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पार्टियां सब बोलती हैं। लेकिन उन पार्टियों के अंदर कितना लोकतंत्र है ये आप जाकर के देखिए, ये आप उनको समझिए। बहुतों क्या मेरी समझ से अधिकतर पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र जो है लगभग नष्ट है। सब जगह व्यक्तिवाद है। आम कार्यकर्ता जो है वो पीछे ही रह जाते हैं, जो पैराशूट नेता होते हैं या जो उच्च पहुंच वाले होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। तो पार्टियों के अंदर जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं धूमिल हैं। और ये पार्टियां जब ये कहती हैं कि मैं भारत को लोकतंत्र को और आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं उनके कार्य और उनके बात में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। मैं सही गलत किसी को नहीं ठहरा रहा। तीसरा, आधुनिक कारकों पर निर्भर न होना। ये देखिए भारत में जो लोकतंत्र के जो पार्टियां हैं वो आधुनिक कारकों पर राजनीति नहीं करती हैं। हालांकि वर्तमान में ये भी कहना कि वो आधुनिक कारकों पर निर्भर नहीं करती हैं सही नहीं होगा, लेकिन ये जो इनकी जो कार्यशैली होती है, इनके जो कार्य करने के लिए पैमाने लाए जाते हैं, ये जो अपनी बातों को रखते हैं उसमें आधुनिक कारकों को नहीं रखा जाता, या रखा भी जाता है तो बहुत पीछे रखा जाता है। ये पुराने व्यवस्था वही जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, धर्म अधर्म यही सब के चर्चों को ज़्यादा करते हैं। और जो आधुनिक चीज़ें हैं जैसे संविधान प्रदत्त अधिकारों को लोगों तक पहुंचाना,
लोगों तक आधुनिक शिक्षा, आधुनिक व्यवस्था को पहुंचाना, ये सब जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो सोच है और उनके जो प्रयोजन हैं उसमें पीछे पड़ जाती हैं। हालांकि सभी पार्टियां जो होती हैं वो बहुमत लाने के लिए ऐसे कृत्य को करते ही रहती हैं, नहीं करेंगे तो चूंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट स्थिति और विशिष्टता है। तो यदि राजनीतिक पार्टियां उसको समाहित नहीं करेंगी तो फिर वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी, और कोई पार्टी नहीं चाहती है कि वो सत्ता से बहुत ज़्यादा बाहर रहें। ये उनकी मान के चलिए कि मैंने क्या लिखा, आधुनिक कारकों पर निर्भर होना ये उनकी ज़रूरत ही नहीं, मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि समाज भी उस तरह का है। हालांकि वर्तमान में जितने भी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसमें सुधार लाने का प्रयास अवश्य किया है, चाहे कोई भी पार्टी। तीसरा, अत्यधिक क्षेत्रीय दल। अत्यधिक क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं संसदीय सिस्टम को प्रभावित करने लगते हैं। प्रभावित इस तरह से कर सकते हैं कि एक समय आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि तमिल की जो पार्टियां थी, तमिलनाडु की जो पार्टियां थी, वो भारत श्रीलंका संबंधों में अपने बात को रखा करती थी, या बहुत जोरदार तरीके से करा करती थी, या कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर दिया करती थी। ठीक है, स्थिति भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों में हो जाता है, बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है। हालांकि जनमत का जरूर फैसला किया जाना चाहिए, और ऐसे कोई भी मामले जो किसी राज्य को प्रभावित करते हैं केंद्र को जरूर देखना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये भी कहते हैं कि एक छोटे से खंड के लिए एक बड़े खंड के हितों को कुर्बानी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके हितों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब वो छोटा है, मान के चलिए कोई जनमत या जनसमूह या राज्य छोटा है तो उसमें उसकी बेचारे की क्या गलती है। तो ये भारत के जो राजनीतिक दल हैं इनके गुण धर्म हैं, ये अच्छाई भी है या बुराई भी है। जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो आप इनमें अच्छाई आप अपने मन के अनुसार लिख सकते हैं, या प्रश्न कैसे पूछा गया है उसके आधार पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, भारत में जो पार्टियां बनती हैं वो कैसे बनती है। तो भारत में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था उसके धारा 29 के तहत कोई भी समूह जो है वो घोषणा के द्वारा एक दल का निर्माण कर सकते हैं, और इन्हें मान्यता जो है भारत के निर्वाचन आयोग देते हैं। और भारत में जो राजनीतिक दल हैं, माने क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर पंजीकृत दल हैं, इनकी जो स्थितियां हैं, इनके जो आकार हैं, इनकी जो संख्याएं हैं घटते बढ़ते रहती हैं। वर्तमान में भारत में देखा जाए तो 9 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, बाकी क्षेत्रीय दल हैं और बहुत सारे पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। दल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, पहला राष्ट्रीय, दूसरा राज्य स्तरीय, तीसरा केवल पंजीकृत, चौथा गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं। जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे राज्य संचालित रेडियो और टीवी पर अपना एक समय के लिए प्रसारण करना, साथ ही 40 स्टार प्रचारकों को रखना ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें। अब चुनाव जब होगा तो देखिएगा स्टार प्रचारक होते हैं, अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इन्हें, ये जो 40 स्टार प्रचारक होते हैं, इनके खर्च को चुनाव खर्च में नहीं गिना जाता। तो ये जो है क्या कह सकते हैं, मान्यता प्राप्त लोगों दल को मिलता है। जो गैर मान्यता प्राप्त दल हैं या जिन्हें मान्यता नहीं मिली है वो 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। समझ रहे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं उन्हें 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। साथ ही जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उन्हें जब उनके सांसद या विधायक जब वो क्या कहते हैं नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। समझ रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उनके प्रतिनिधि। तो मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। किसके आधार पर कोई पार्टी बन सकती है? 1951 के जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था उसके धारा 29 के तहत। अब देखिए, ये जो भारत में हमने राजनीतिक दल के बारे में देखा, राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं, भारत में किस प्रकार के राजनीतिक दलों की जो समस्याएं हैं या उनके गुण अवगुण हैं। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को देखा, मान्यता को तो देखा। लेकिन इन सब की चीज एक और चीज आती है, दल बदल। दल बदल ये है कि कोई व्यक्ति आज इस दल में है, सुबह इस दल में है, शाम को इस दल में चला गया। एक दौर में भारत में ये चीज बहुत आम थी। हरियाणा के एक विधायक थे, वो दिन भर में 3 दल बदल ली। अब सोचिए कि दिन भर में 3 दल बदल ली। अभी भी आप देखते होंगे कि कोई पार्टी व्यक्ति हैं, इस साल कांग्रेस से खड़ा हुए, अगले साल बीजेपी से खड़ा हो गए, तीसरा साल क्या कह सकते हैं जनता दल या जदयू से खड़ा हो गया, चौथा साल किसी, ये चीज देखते हैं। लेकिन इसको गलत नहीं माना गया है तब तक जब आदमी हर चुनाव के बाद किसी खास पार्टी को बदल के किसी खास पार्टी के द्वारा जाता है, चुन के आ जाता है। अर्थात मान लिए कि मैं वर्तमान में बीजेपी का सांसद हूँ,
चुनाव की घोषणा हुई, मैं कांग्रेस में गया, मैं कांग्रेस से सांसद बना, तो मैं अयोग्य नहीं हूँ। लेकिन वर्तमान में यदि मैं बीजेपी से सांसद हूँ और बीजेपी के बातों को मैं न मानते हुए या उसके व्हिप या आदेशों को न मानते हुए मैं कांग्रेस की ओर चला जाऊँ या उसके आदेशों को न मानना भी, याद रखें, कांग्रेस विधान न मानना भी ये कारण ये सिद्ध करेगा कि मैं अपनी पार्टी के बात को नहीं मान रहा हूं और पार्टी इसके लिए हमें अयोग्य ठहराने के लिए प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारी को दे सकती है कि भाई ये जो मेरा सांसद है ये मेरी बातों को न मान रहा है, इसकी सांसदीय योग्यता रद्द कर दी जाए। कहने का तात्पर्य है कि एक बार चुन लेने जाने के बाद कोई अकेला व्यक्ति दल को बदल नहीं सकता है। अर्थात मैं जब भाजपा से चुना गया हूं तो मैं कांग्रेस में फिर नहीं जा सकता हूं। लेकिन इसमें कुछ क्लाउज जोड़े गए हैं। क्या क्लाउज जोड़े गए हैं? तो जो क्लाउज जोड़े गए हैं, वो जो कारण जोड़े गए हैं, उसी को दल बदल कानून बोला गया। तो जो दल बदल कानून जो था राजीव गांधी के दौर में आया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। कब लाया गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत एकल दल बदल और को अवैध घोषित कर दिया गया। अर्थात एक व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकते हैं, यदि करेंगे तो वो अवैध हो जाएगा और उनकी योग्यता जो है रद्द कर दी जाएगी और वो सांसदीय या विधायकी जो भी है रद्द कर दी जाएगी। उस दल बदल अधिनियम में लेकिन एक प्रावधान रखा गया था कि यदि किसी दल का 1/3 सदस्य, मान के चलिए कि किसी पार्टी से 100 विधायक हैं और उनमें से 34 विधायक उस दल को छोड़ के किसी और दल में चले जाते हैं तो फिर वो अवैध नहीं होगा, उसको बहुमत का फैसला माना जाएगा। याद रखिए, मूल समय में था, यानी कि दल बदल कानून कब बना? 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना और उसमें एकल दल बदल को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन 1/3 को रखा गया। कालांतर में इस 1/3 को 51वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2/3 कर दिया गया, यानी कि 1/3 से हटा करके 2/3, अर्थात जो पहले 100 में 33 या 34 जा सकते थे, अब उन्हें यह मामला 66 करना पड़ेगा। अर्थात जब 66 लोग हैं वो पार्टी छोड़ देंगे तो उनको अवैध नहीं माना जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि दल बदल जो कानून है ये पीठासीन अधिकारी इसकी वैधता का निर्णय करते हैं। अर्थात जिस भी संगठन से, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल से संबंधित है, वहाँ के पीठासीन अधिकारी इसका निर्णय करते हैं और वही इसे वैध अवैध घोषित कर सकते हैं। और साथ ही उनके जो मत है, मानव पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। पहले न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था, कालांतर में 92 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो निर्णय होगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, परंतु न्यायिक समीक्षा तभी की जाएगी जब पीठासीन अधिकारी इसकी घोषणा कर दें या कोई स्पष्ट विचारधारा रख दें, उसके बाद बीच में उस पर न्याय निर्णय या न्यायिक समीक्षा के अधीन वो नहीं आएगा। यानी कि मामला जब पीठासीन अधिकारी के पास रखा हुआ है और वो उसकी अनुमति नहीं देते हैं तो वो फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं आएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले बार भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ कि भारत में ऐसा कोई भी कानून या सिस्टम नहीं है जिसकी वैधता और अवैधता सुप्रीम कोर्ट न देख सके, यदि वो मामला विधिक है तो यह है दल बदल कानून। दल बदल कानून कब आया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत तत्कालीन समय में 1/3 विलय को वैध माना गया। कालांतर में 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2/3 मामले को वैध माना गया और इसके निर्णय कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी करते हैं। और पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय है सांसदीय के या विधायकी के वैध अवैध का मामला, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। तो अब देखते हैं भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के स्थिति को। स्थिति का मतलब किन्हें राज्य स्तरीय पार्टी माना जाएगा और किन्हें राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन पार्टियों की जो स्थिति होती है वो बदलते रहती है। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में जैसे 9 पार्टी जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, कल 8 हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ और 2 दिन बाद 10 हो जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बदलते रहती है। जब भी आप परीक्षाओं में जाएंगे एक बार जरूर देख लेंगे। और साथ ही परीक्षाओं में ये भी पूछ सकता है आपके से कि निम्न में से कौन सी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी सबसे नई है या निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी तो हमारे यहाँ कांग्रेस है, बाकी आप नया जो होगा तो जब जाएंगे तो देख लेंगे। लेकिन इसका जो निर्धारण होता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी पार्टी राज्य स्तरीय है, ये जो निर्णय है, एक निर्धारण है, एक चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और उसके उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं और हम उन शर्तों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखते हैं भारत में जो राष्ट्रीय
दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा में, उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं याद रखें। ये शर्तें माननी पड़ती हैं। वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें इन्होंने रखा था। और साथ ही ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जो होते हैं, इन्हें ऐसा नहीं है कि एक बार मान्यता प्राप्त कर दिया गया तो शाश्वत रहेंगे। हर एक 2 चुनाव के बाद इनको रिव्यू किया जाता है। जो उस मानक को पूरा करते हैं उन्हें जोड़ा जाता है, जो उस मानक को पूरा नहीं करते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी जो है सबसे नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन रही है या बनी है। तो देखिए, राष्ट्रीय दल के लिए कुछ शर्त हैं। पहला शर्त क्या है कि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कि कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। कितना? 6%। और साथ ही इन्हीं राज्यों में वह 4 लोकसभा सीट प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा? 4 लोकसभा सीट। यानी कि 4 राज्य विधान सभा राज्यों में या क्या कह सकते हैं, लोकसभा के आम चुनाव में जब भी चुनाव हो तो 6% मत प्राप्त करना है उन्हें, कम से कम 4 राज्यों में। और साथ ही 4 लोकसभा का सीट प्राप्त करना हो। दूसरा शर्त है कि यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त करता है, 2% स्थान मतलब लगभग 11 स्थान प्राप्त करता है, और वह 3 विभिन्न राज्यों से, यानी कि एक ही राज्य से नहीं। होता है कि बहुतों बार कोई एक पार्टी एक राज्य का बहुत सारा सीट जीत गया, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती, वो क्षेत्रीय पार्टी ही होती। शर्त यह कहता है कि आप कम से कम 2%, मान के चलिए कि लगभग 11 सीट भारत में 3 विभिन्न राज्यों से जीतते हैं तो वो राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। तीसरा जो शर्त है वो और आसान है कि कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये तो आसान है, आसानी इसलिए भी कि भाई जब 4 स्टेट में राज्य स्तरीय दल है तो ऐसे भी राष्ट्रीय पार्टी ही हो जाएगी। इसको फिर से देख लेते हैं। पहला कहता है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% स्थान प्राप्त करता है। कितना? 6%। साथ ही वह 4 लोकसभा सीट भी उसको प्राप्त करना है। सिर्फ मत से ही नहीं, 4 कम से कम लोकसभा का भी सीट उसे प्राप्त करना है, तब जाकर के वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को रख सकता है और एप्लीकेशन दे सकता है, और तभी जाकर के उसे निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय पार्टी मान सकती है। दूसरा शर्त यह कहता है कि यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त करता है और यह स्थान 3 विभिन्न राज्यों में, अर्थात 3 विभिन्न राज्यों में प्राप्त करेगा 11 सीट, तब वो राष्ट्रीय पार्टी होंगी। तीसरा शर्त यह कहता है कि राज्य स्तरीय कोई जो पार्टी है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी है, तो वो फिर राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी कह के घोषित कर सकती है। तो ये था राष्ट्रीय पार्टी का शर्त। अब यही शर्त आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि निम्न में से राष्ट्रीय पार्टी गठित या बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, या निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना, समझ करके फिर उसका उत्तर देना। अब देखते हैं राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए शर्तें। अब देखते हैं राज्य स्तरीय जो दल होते हैं उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। साधारण सी शर्तें हैं, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछता है, बहुधा यही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, राज्य स्तरीय दल किसको माना जाएगा। तो पहला शर्त है कि किसी दल ने राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी अधिक हो वो प्राप्त करता है। मान के चलिए कि कहीं पे 100 सीट हैं, तो 100 में 33 होता है, तो 33 सीट उसे कम से कम जीतना होगा, ये अधिकतम है। लेकिन मिनिमम में यदि देखा जाए तो उसे कम से कम 3% सीट या 3 सीट, जो भी अधिक होगा उसे जीतना पड़ेगा। मान के 3% सीट उसका 4 आता है तो उसको 4 ही जीतना पड़ेगा, ठीक है। 2 आता है तो उसको 3 जीतना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी दल ने राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी अधिक हो, ध्यान रखेंगे, शब्द ध्यान रखेंगे, जो भी अधिक हो प्राप्त करता है। दूसरा शर्त कहता है कि राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है। यानी कि राज्य में यदि चुनाव होता है, कुल वैध मतों का 8% कोई राजनीतिक पार्टी प्राप्त कर लेती है तो राज्य स्तरीय पार्टी मानी जाएगी। तीसरा कहता है कि राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीत जाता है।
यहाँ पे क्या करा था, दूसरा शर्त में करा था कि लोकसभा या विधानसभा में 8% मत प्राप्त करना। यदि नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, 6% प्राप्त कीजिए, लेकिन कम से कम 1 लोकसभा सीट या कम से कम 2 विधानसभा सीट आप जीत लीजिए। यानी कि 8% के शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इस शर्त पर आइए और इस शर्त को पूरा कर लीजिए, तो ये भी हो जाएगा। तीसरा जो है और आसान है। तीसरा आसान कहता है कि लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर कम से कम जीत दर्ज की हो। यानी कि प्रत्येक जितना भी हो उसको गुना करते जाइए, प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर कम से कम 1 लोकसभा का सीट यदि वो जीत जाती है तो उसे वो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, किसी दल ने राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो उसको प्राप्त करना होगा। ठीक है, यानी कि 3% सीटें 3 से कम आ रही हैं तो उसको 3 सीट जीतना होगा, ज़्यादा आ रही हैं तो ज़्यादा जीतना पड़ेगा। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% उसे प्राप्त करना होगा। यदि वो 8% नहीं प्राप्त करता है, 6% ही प्राप्त करता है कुल वैध मतों का, तो कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतना पड़ेगा। साथ में नहीं या लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछेगा यही पूछ देगा कि लोकसभा के 1 सीट एवं राज्यसभा के 2 सीट। अब आपको ध्यान नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएंगे और एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा कहता है कि लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर 1 सीट पर वो जीत दर्ज करता है और एक गुणित रूप में होता। तो ये था हमारा राज्य स्तरीय जो पार्टियां होती हैं उनके निर्धारण की शर्तें। ध्यान रखेंगे कि ये निर्धारण जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है और साथ ही इन्हें जो मान्यता प्रदान की जाती है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं और ये शाश्वत नहीं होता है, ये हमेशा रिव्यू बदलते रहती हैं और ये जो बदलाव होता है वो समय समय पर चुनाव आयोग के रिव्यू के द्वारा होता है। तो अब इस पूरे चीज़ को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं, क्या कार्य करती हैं, भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके क्या गुणावगुण हैं और साथ ही वो किस प्रकार के क्या कह सकते हैं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें किस तरह की पार्टियों को राजनीतिक पार्टी माना जाएगा, किस तरह के पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी माना जाएगा। साथ ही मैंने आपको बीच बीच में बताते रहा कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। परीक्षाओं में जो इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे, परीक्षाओं में प्रश्न सिर्फ 2 ही 3 तरह से पूछे जाते हैं। पहला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो मैंने बताया उससे, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियों के जो क्या कहते हैं योग्यता है उसके बारे में पूछता है और बहुधा यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही कभी कभी प्रश्न जो है वो भारतीय राजनीति के गुण और अवगुण या गुण धर्म के बारे में लिख करके आपसे पूछता है। तीसरा जो करेंट अफेयर्स का इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वो आप देख के ही जाएंगे। चूँकि मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय कुछ और है, कालांतर में कुछ और हो जाएगी। ये बनने निर्धारित करने निर्धारित न करने का काम निर्वाचन आयोग करती है, ध्यान रखें। और साथ ही ये जो क्या कहते हैं पार्टियां होती हैं ये अलग अलग समय पर अलग अलग क्या कह सकते हैं शर्तों को पूरा करती हैं और इन्हीं शर्तों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी माना जाता है। साथ ही इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह की चीज़ों को पढ़ें तो मानक किताबों खास करके एनसीईआरटी बुक या और भी जो लिखने वाले लेखक होते हैं उनकी किताबों को पढ़ें। ये वीडियो वगैरह देखना जो है खाली समय में ही देखें, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और संविधान संबंधी जो मामले होते हैं उन्हें जब भी पढ़ें तो साथ में उनसे संबंधित करेंट अफेयर्स के भी मामले को देख लें, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जो अभी बता रहा हूँ वो लकीर ही रह जाए, बाद में वो बदल जाए। तो इस तरह से जब आप परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और परीक्षाओं में जब भी बैठे शांत और अच्छे दिमाग से बैठे ताकि एक भी गलती नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।